हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ गुरुचरण चौधरी। देखिए, आपको पता ही है कि ये जो ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट हुई हैं, ये आपका जो रिमेनिंग सिलेबस है, बचा हुआ जो सिलेबस है, उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हुई हैं। ज़्यादातर पार्ट जो था वो ऑफलाइन में कंप्लीट हो चुका था। कुछ पार्ट जो आपका बच गया है उसको हम लोग इन ऑनलाइन क्लासेज के अंदर करवा रहे हैं। तो आपका जो पोर्शन बचा हुआ है वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी। जो सिलेबस में आपके में दे रखा है वो पोर्शन बच गया था। तो इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, और आपका दे भी रखा है एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें, तो उसमें आपका दे रखा है 16 चैप्टर है, 16वां चैप्टर है पाचन और अवशोषण। इस पाचन और अवशोषण के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो इस यूनिट के अंदर लगभग 5-6 चैप्टर हैं। उनमें सारा का सारा आप मानव के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन के बारे में पढ़ेंगे, उस ह्यूमन की फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, उसके तंत्रों के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे वो उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे वो अंतःस्रावी तंत्र इसका हो, चाहे वो रक्त परिसंचरण तंत्र हो। तो ये सारे के सारे जो तंत्र हैं उन तंत्रों के बारे में आप लोग इसमें पढ़ेंगे, और मैं आपको इसके अंदर जितना बेस्ट हो सकेगा उतना ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिला के बात यह है कि सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैंने आपको ये लिखा भी है, चैप्टर नंबर 16 है पाचन एवं अवशोषण। तो पाचन और अवशोषण 16वें चैप्टर का पहला लेक्चर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करें तो पाचन जो होता है, ये पाचन की प्रक्रिया पाचन तंत्र से संबंधित है। और हम लोग सिस्टम भी ऐसे ही पढ़ते हैं, तंत्र जो होते हैं शरीर के, उन तंत्रों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा था कि हमारे शरीर में सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। और ये कोशिकाएं जो होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलकर आपस में ऊतक बनाती हैं। बहुत सारे ऊतक जो होते हैं वो मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग जैसे जीभ है, मुख है, मुख गुहा है, भोजन नली है, आमाशय है, आंत हैं, ये सब अलग अलग अंग हैं। तो ऐसे अंग जो होते हैं वो अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं। अब तंत्र कैसे हैं? बहुत सारे तंत्र बॉडी के अंदर हैं। जैसे सबसे पहले मैं पहली बात करूं किसकी, पाचन और अवशोषण जो होता है उसके लिए पाचन तंत्र जिम्मेदार होता है। तो इस पाचन तंत्र का, जैसे पाचन के लिए अगर कोई तंत्र है तो वो कौन सा हो गया? पाचन तंत्र। उत्सर्जन के लिए अगर है तो उत्सर्जन तंत्र। इसके अलावा रक्त परिसंचरण तंत्र, जो रक्त का परिसंचरण करता है। इसके अलावा लसिका तंत्र, इसके अलावा जनन तंत्र। समझ रहे बात है ना? तो ये सारे क्या है, जैसे श्वसन के लिए उत्तरदायी अगर तंत्र है तो वो क्या कहलाएगा? श्वसन तंत्र। लेकिन आपको याद रहे, क्या याद रहे कि तंत्र का निर्माण जो होता है वो बहुत सारे अंगों से मिलकर होता है। अब जरूरी नहीं है 10-20 अंग हो सबके लिए, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, लेकिन 2 से क्या होंगे? ज़्यादा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ किसकी? पाचन तंत्र की। तो निश्चित सी बात है, मैंने कहा कि तंत्र का निर्माण जो होता है वो अंगों से होता है। जैसे मैंने इस पाचन तंत्र का निर्माण कौन कौन से अंगों से होता है, जैसे देखो, मुख है, ये अंग है, मुख गुहा है, ये अंग है, और इसके अलावा भोजन नली या ग्रसिका जो होती है वो भी अंग है, आमाशय जो है वो भी अंग है। तो ये बहुत सारे अंग जो हैं, आंत हैं, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, गुदा है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारे अंग मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? एक तंत्र का निर्माण कर रहे हैं, जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग? पाचन तंत्र कह रहे हैं। तो एक चीज़ तो आपके क्लियर हो चुकी होगी कि बॉडी के अंदर जितने सारे भी तंत्र पाए जाते हैं, चाहे वो
तंत्रिका तंत्र हो, अंतःस्रावी तंत्र हो, पाचन तंत्र हो, जनन तंत्र हो, उत्सर्जन तंत्र हो, रक्त परिसंचरण तंत्र हो, अंतःस्रावी तंत्र हो, श्वसन तंत्र हो, सारे तंत्र जो होते हैं उनका निर्माण अंगों से मिलकर होता है। और इन अंगों की संख्या जो होती है वो एक नहीं होती, एक से ज़्यादा होती है। तो ये अंग जो है, ये अंग मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं? ये अंग मिलकर तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। अब आप यूं नहीं सोचना कि मुख, मुख गुहा, भोजन नली, आमाशय, इन सब ने क्या बनाया? पाचन तंत्र, और यही उत्सर्जन तंत्र बना दें और यही रक्त परिसंचरण तंत्र बना दें, ऐसा नहीं है। तो इनके लिए क्या है? अलग से अंगों की आवश्यकता होती है, अलग से अंग चाहिए। किसके लिए? उत्सर्जन तंत्र के लिए। रक्त परिसंचरण के लिए अलग से अंग होते हैं, जनन तंत्र के लिए अलग से अंग होते हैं, श्वसन तंत्र के लिए अलग से अंग होते हैं। तो ये अंग जो है ये सबके लिए क्या है? अलग अलग है। तो कुल मिला के यह कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं। ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग, और बहुत सारे अंग मिलकर के तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, श्वसन तंत्र। अब ये सारे के सारे जो तंत्र हैं आप देख सकते हैं, ये जितने सारे भी तंत्र मैंने लिखे हैं ये किसका निर्माण करते हैं? शरीर का निर्माण करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव कार्य की पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये सारे के सारे अंग, तंत्र जो हैं ये मानव शरीर का निर्माण करेंगे। तो इसका मतलब ये चीज़ आपके क्लियर हो जानी चाहिए कि बहुत सारे अंग जो होते हैं वो मिलकर तंत्र बनाते हैं और तंत्र मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर आप देख सकते हैं सारे के सारे सिस्टम, सारे के सारे तंत्र मौजूद होते हैं, चाहे कोई सा ही तंत्र इनमें से आप ले लें। होते हैं कि नहीं? देखो यहाँ तंत्रिका तंत्र है, पूरे बॉडी के अंदर फैला हुआ है। मस्तिष्क, ब्रेन जो आता है ये भी किस में आता है? तंत्रिका तंत्र में आता है। मस्तिष्क किसका भाग है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो रक्त परिसंचरण से संबंधित हृदय है, धमनियां हैं, सिराएं हैं, है कि नहीं है? रक्त है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये मिलकर किसका निर्माण करती हैं? रक्त परिसंचरण तंत्र। फेफड़े हैं, श्वास नली है, ये सब क्या कर रहे हैं? श्वसन तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। किडनी है, ये उत्सर्जन तंत्र का निर्माण कर रही है, कर रहे हैं कि नहीं? तो इस प्रकार से क्या है? जनन तंत्र है, जननांग अगर हैं, जनन अंग, जैसे नर के अंदर जनन अंग अलग होते हैं, मादा के अंदर अलग होते हैं, तो ये जननांग जो होते हैं ये जननांग मिलकर के जनन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से इस यूनिट के अंदर आप इन सारे तंत्रों के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, और ये जो सिस्टम है ये सिस्टम क्या है, किस कंडीशन में है, इन सिस्टम के बारे में आप लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते चले जाएंगे। और मैं इनके लिए आपको क्लियर कर दूं, हर एक जो सिस्टम है उसके लिए एक अलग से चैप्टर है। तो सबसे पहले वी आर डिस्कस्ड ऑन डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। तो आपका 16 जो चैप्टर है वो कौन सा है? पाचन और अवशोषण। क्लियर है? तो पहला हम लोग तंत्र पढ़ेंगे कौन सा? पाचन तंत्र। अब इसमें देखें तो पाचन होता क्या है, किसको कहते हैं पाचन, क्यों जरूरी है पाचन, क्या जरूरत पड़ी पाचन की, क्यों शरीर के अंदर मौजूद होता है पाचन तंत्र, क्या आवश्यकता है ऐसी कि बॉडी के अंदर पाचन तंत्र होना ही चाहिए, अन्यथा क्या हो जाएगा। देखिए सबसे पहली बात, पाचन किसको कहते हैं, क्या आवश्यकता है पाचन की। इसको इंग्लिश टर्म में एक नाम दे दिया जाता है, क्या? डाइजेशन। क्या नाम देते हैं? डाइजेशन नाम देते हैं। तो पाचन की जरूरत क्यों पड़ी, पाचन तंत्र की जरूरत क्यों पड़ी बॉडी के अंदर? नहीं होता तो क्या हो जाता? हमारा शरीर जो होता है वो काम करता है, कार्य करता है। अगर मैंने इस उंगली को यूं भी किया, हाथ को मैंने नीचे से ऊपर उठाया तो मुझे काम करना पड़ा, और इस काम करने के लिए क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये बात तो आप समझते हैं। इस ऊर्जा की पूर्ति जो होती है वो भोजन से होती है। चलो भोजन से हो जाती है तो भोजन कर लेते, पाचन की क्या जरूरत पड़ी। तो भोजन जो होता है उस भोजन में क्या होते हैं? जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैव रासायनिक पदार्थ। इनको मैंने जैव रासायनिक नाम क्यों दिया? क्योंकि ये जीवों से प्राप्त होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं। हम सजीवों के रूप में चाहे वो पादप हों या
जंतु। तो ये जैव रासायनिक पदार्थ के रूप में हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, लेकिन इस भोजन का अवशोषण शरीर के द्वारा उसी रूप में नहीं किया जाता है जिस रूप में इनका अवशोषण किया गया। तो फिर कैसे किया जाएगा? ये जटिल भोज्य पदार्थ हो सकते हैं, जटिल हो सकते हैं। इन जटिल भोज्य पदार्थ जो होते हैं, इन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और अवशोषण योग्य अणुओं में परिवर्तित करना आवश्यक है। जो आपने खाना खाया उस खाने का शरीर द्वारा अवशोषण उसी रूप में नहीं होता, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, सरल रूप में परिवर्तित करना पड़ेगा। अब सरल रूप में किसको परिवर्तित किया जा रहा है? ये जैव रासायनिक जो पदार्थ। जैसे एक सरल सा उदाहरण मैं आपको ले लूँ, एक शर्करा होती है जिसका नाम है माल्टोज शर्करा। क्या ये माल्टोज शर्करा किससे प्राप्त होती है? जौ से प्राप्त होती है, माल्ट शर्करा भी इसको कहते हैं। इसका निर्माण ये डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज जो होता है उस ग्लूकोज की 2 इकाइयों से, मतलब 2 ग्लूकोज अणुओं के मिलने से होता है। किसका निर्माण हो रहा है 2 ग्लूकोज अणुओं से? माल्टोज का। समझ रहे हो बात? तो ये जो माल्टोज है ये जटिल शर्करा है और ग्लूकोज जो है वो सरल शर्करा है। तो बॉडी जो है वो किसका अवशोषण कर सकती है? ग्लूकोज का, नहीं कि माल्टोज। तो अब क्या है, इस माल्टोज को, जटिल शर्करा को, डाइसैकेराइड को सरल शर्करा में अर्थात ग्लूकोज में परिवर्तित होना पड़ेगा। और मैंने क्या बात बताई है आपको कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल और अवशोषण योग्य भोज्य पदार्थों में या अणुओं में परिवर्तित होने की क्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। तो इसका मतलब ये जो डाइसैकेराइड था ये मोनोसैकेराइड में, मतलब 2 अणुओं से मिलकर बनी हुई संरचना सिंगल अणु वाली संरचना में परिवर्तित हो गई, जिससे बनी उसी में टूट गई, सरल रूप में परिवर्तित हो गई। तो ये क्रिया भी क्या कहलाई? पाचन कहलाई, डाइजेशन कहलाई। अब पाचन जब हो जाता है तो पाचन के बाद अवशोषण होता है भोजन का। तुम ये सोच रहे हो साहब हमने तो बहुत जोर की भूख लग रही है और बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, थकान हो रही है, हमारी तो एनर्जी नहीं है, खड़ा होना हमारे बस की बात नहीं है, और तुमने जा करके एक बढ़िया से बफर सिस्टम में जा करके क्या यार धुआंधार तरीके से खाना स्टार्ट कर दिया, पेट भर गया और अब तुम सोच रहे हैं कि एनर्जी आ गई बहुत सारी। दैट इज रॉन्ग, ये सही नहीं है बिल्कुल। क्यों? आपको केवल भूख की संतृप्ति मिली है और ये ज्ञान किसको हुआ? हाइपोथैलेमस को। मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस है वो केवल ये ज्ञान करा रहा है कि आपका जो आमाशय है वो भर चुका है, आपने खाना खा लिया, आपको तसल्ली मिल गई है, लेकिन ऊर्जा अभी भी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि आपने जो खाना खाया है उस खाने का पहले क्या होना है? पाचन होना है। पाचन का मतलब सरल और छोटे टुकड़ों में परिवर्तित होना है। जब इस सरल और छोटे टुकड़ों में, कैसे टुकड़े, कितने बड़े टुकड़े? जिनका अवशोषण किया जा सके। किसके द्वारा अवशोषण किया जा सके? पाचन तंत्र के द्वारा जिसका अवशोषण किया जा सके, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े बनाने होंगे। किसको? पाचन तंत्र को बनाने होंगे। समझ रहे मेरी बात? अब देखिए, जब हमने भोजन कर लिया तो ये भोजन आमाशय में गया। आमाशय में जो है इसको कुछ हद तक क्या है, छोटे टुकड़ों में परिवर्तित किया जाएगा। यूँ तो आहार नाल जो होती है, उस आहार नाल की शुरुआत जहाँ से होती है वहीं से पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। मैं अभी आपको ये बताऊंगा कि पाचन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है। तो आपने भोजन किया, उसके 4-5 घंटे में तो उसका पाचन होता है। पाचन के बाद अवशोषण होता है और अवशोषण के बाद ऊर्जा मिलती है। पाचन हुआ, पहले भोजन किया, भोजन के बाद पाचन हुआ, पाचन के बाद अवशोषण हुआ, अवशोषण के बाद श्वसन हुआ और श्वसन के बाद एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलेगी। तो बहुत लंबी प्रक्रिया है दोस्तों। लगभग 4 से 5 घंटे तक तो भोजन आमाशय में पड़ा रहता है, तब तक तो ऊर्जा मिलने के चांसेज ही नहीं है। ये बात अलग है कि कुछ भोज्य पदार्थ जो होते हैं वो भोजन करते समय या आमाशय में पहुंचने के बाद ही अवशोषित हो जाते हैं, जिनका आंशिक पाचन हो जाता है, आंशिक अवशोषण हो जाता है। लेकिन सारे भोज्य पदार्थ ऐसे नहीं हैं। जैसे कुछ दवाई देखी होंगी आपने,
जैसे उल्टी के लिए हम लोग टैबलेट लेते हैं तो वो कैसी होती हैं, पानी से लेने की ज़रूरत ही नहीं है, माउथ डिजॉल्विंग होती हैं, एमडी कहते हैं उनको। माउथ डिजॉल्विंग मतलब मुंह में रखी वहीं से क्या हो जाएगी, गल जाएगी, निगलने की आवश्यकता भी नहीं है, वहीं से उसका अवशोषण हो जाएगा, तुरंत असर दिख जाएगा। कुछ ऐसी हैं दवाइयाँ जो आपन ने ली, आमाशय में पहुँची, आमाशय में पहुँचने के बाद क्या है, अब हम कह रहे हैं देखो 4 से 5 घंटे भोजन आमाशय में पड़ा रहता है, आपको सिर में दर्द हो रहा है, आपने टैबलेट ली सिर दर्द की, तो वो 4 से 5 घंटे बाद असर दिखाएगी, तब तक तो हमारा सर फट जाएगा। लेकिन क्या होता है, आपको 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? उसका भी पाचन हुआ, उसका भी अवशोषण हुआ, उसका पाचन जल्दी हो गया, अवशोषण भी जल्दी हो गया, इसलिए उसका असर दिखना जल्दी हो गया। तो कुछ दवाइयाँ या औषधियाँ जो होती हैं उनका अवशोषण मुख गुहा के अंदर और आमाशय के अंदर हो जाता है, जबकि अगर बाकी भोजन की अगर बात करें तो वो 4 से 5 घंटे तक आमाशय में पड़ा रहता है। उसके बाद जब वो छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाता है तो वो आंतों में जाता है और अवशोषण की जो प्रक्रिया होती है वो आंतों के अंदर कंप्लीट होती है। याद रखना दोस्तों, अवशोषण जो होता है वो छोटी आंत में अधिकांश अवशोषण होता है, बड़ी आंत में अवशोषण नाम मात्र का होता है। तो मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ हो रहा है? छोटी आंत। समझ के बाद? और छोटी आंत के भी कौन से भाग में? लास्ट पार्ट जो है, 3 भाग हैं, कौन कौन से? ड्योडिनम, ज्योजिनम और इलियम। ग्रहणी, मध्यांत और क्षुद्रांत। तो क्षुद्रांत जो पार्ट है छोटी आंत का, लास्ट पार्ट, उसमें मोस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है, ज़्यादातर अवशोषण होता है। तो ये तो रूपरेखा आपके समझ में आ गई होगी इतनी सी कि ये पाचन क्या है। तो जटिल भोज्य पदार्थों का सरल अणुओं में परिवर्तित होना तो क्या कहलाता है? पाचन। कितने छोटे किए जाएं इन अणुओं को, कितना छोटा किया जाए? इतना छोटा करिए कि इनका अवशोषण हो सके। अवशोषण कौन करेगा? आहार नाल अवशोषण इसका करेगी, और आहार नाल के विभिन्न भागों में इस भोजन का अवशोषण होता है, जिसमें विभिन्न अंग भाग लेते हैं और ये अंग मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। समझ के बाद? तो पाचन क्या हुआ कि जटिल भोज्य पदार्थों का सरल और अवशोषण योग्य अणुओं में परिवर्तित होने की क्रिया पाचन कहलाती है। अब इसमें पाचन तंत्र की अगर बात करें तो पाचन तंत्र जो होता है ये क्या चीज है, किस किस से इसका निर्माण होता है? पाचन तंत्र सिस्टम है। तंत्र का निर्माण तो बहुत सारे अंगों से होगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो देखिए कौन कौन से अंग हैं जो इस पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। सबसे पहली अगर मैं बात करूँ यूँ इस प्रकार से, ये क्या चीज़ है? ये आहार नाल है। यूँ इस प्रकार की संरचनाएं होती है। यूँ ऐसी संरचना कुछ इसकी होती है। देखिए ये मैंने एक रफली डायग्राम बनाया आपको समझाने के लिए। तो ये पाचन तंत्र जो होता है इसके अंग कौन कौन से हैं?
सबसे पहली बात मैं बात करूं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि तंत्र का निर्माण किससे होता है, अंगों से मिलकर होता है। अब इसमें अंग कौन कौन से भाग लेते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, सबसे पहला कौन सा है, मुख। दूसरा कौन सा है, मुख गुहा। तीसरा कौन सा है, ग्रसनी। चौथा कौन सा है, ग्रसिका। ग्रसिका को भोजन नली भी कहते हैं। पांचवा है आमाशय। छठवा है छोटी आंत। सातवा है बड़ी आंत। आठवां है गुदा, गुदा द्वार, मलाशय। ये अंग हैं, 10 अंग मैंने यहाँ पर लिखे हैं और इन 10 अंगों से मिलकर के किसका निर्माण होता है, पाचन तंत्र का। सबसे पहले अपन बात करें किसकी, माउथ की। ये पाचन तंत्र जो है ये है क्या चीज़ है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, क्या चीज़ है। तो ये आहार नाल जो होती है, ये आहार नाल पाचन तंत्र का निर्माण करती है। कितनी लंबी होती है, देखो कई जगह पे इसमें भ्रांति है, अलग अलग दे रखी है इसकी नाप। कई जगह दे रखी है कि ये 5 मीटर की होती है, कई जगह दे रखी है तो ये 7 मीटर की होती है, और कई जगह दे रखी है ये 6 मीटर की है। कितने मीटर की है, 6 मीटर की। लेकिन आदमी जब मर जाता है तो मरने पर यहाँ तो शिथिल हो जाती है, ढीली हो जाती है, तो इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ जाती है, 7 मीटर तक ये हो जाती है। आपको कितना याद रखना है, 6 मीटर। क्यों, क्योंकि 3 मीटर की तो ये कितनी है, कौन सी है, छोटी आंत है, और बड़ी आंत कितनी है, 1.5 मीटर की है, 1.5 मीटर की। तो 3 और 1.5 कितने हो गए, 4.5, तो यही हो गए। अब इसके बाद क्या बच गया, देखो ये आमाशय बच गया, ये भोजन नली बच गई, ये इधर की तरफ मुख गुहा बच गई, ये मुख बच गया। तो ये टोटल लंबाई जो है आहार नाल की वो कितनी है, 6 मीटर। और इस आहार नाल की शुरुआत जो होती है वो कहाँ से होती है, मुख से। कहाँ से होती है, मुख से। और अंत कहाँ होता है, गुदा द्वार पर जाकर। गुदा जो होती है वो एक छिद्र द्वारा गुदा द्वार में खुलती है, तो ये गुदा द्वार जो होता है यहाँ पर इसका अंत होता है। तो सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, आहार नाल की, पाचन तंत्र की, जहाँ से शुरुआत हो रही है वो कौन है, सबसे पहली सीढ़ी है मुख। तो मुख कहाँ होता है, कुछ लोग कहते हैं आ करने पर जहाँ पर लड्डू रखा जा सके वो क्या है, मुख। लेकिन वो मुख नहीं है, वो कुछ और ही है। मुख कहाँ होता है, देखो मैंने यहाँ पर आपको बना के बताया है, ऊपरी और निचले ओष्ठ से घिरी हुई दरार नुमा संरचना जो ये होती है, ऊपर का होठ और नीचे का होठ दोनों से घिरी हुई दरार नुमा जो संरचना है वो क्या कहलाती है, मुख। तो ये क्या चीज है, मुख है। क्या है ये, मुख। अगली अगर बात करें तो देखो अगला है मुख गुहा। इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं बक्कल कैविटी। क्या नाम देते हैं इसको, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। तो बक्कल कैविटी जो होती है ये किस प्रकार की संरचना है, क्या करती है ये मुख जो होता है पीछे की ओर, यहाँ देखो ये वाला जो मैंने पूरा पार्टीशन बनाया है ये क्या है, ये मुख है। ये मुख को पीछे की ओर जिस गुहा में खुल रहा है इस गुहा को ही क्या कहते हैं, मुख गुहा। सरल शब्दों में अगर समझाऊं तो यह है कि लड्डू जिस खाली स्थान में रखते हैं अपन, पूरा का पूरा लड्डू, वो क्या है, वो खाली स्थान ही मुख गुहा है। तो इस मुख गुहा में क्या क्या पाया जाता है, देखो एक तो तालु होता है ऊपर की तरफ, यहाँ पर ये दांत है, यहाँ ये ऊपरी जबड़ा, ये निचला जबड़ा, यहाँ दांत है, ये यहाँ दांत हैं। तो दांतों के ऊपर ये आगे के दांत हैं, इनसे जस्ट पीछे की तरफ, और यहाँ पर तो ये क्या है, तालु। अब तालु भी 2 प्रकार का है, आगे की तरफ है कठोर तालु और पीछे की तरफ है कौन सा, कोमल तालु। कोमल तालु करके देख लो भले। अपनी जो जीभ है ना, इस जीभ को आगे के दांतों के जस्ट पीछे की तरफ ऊपर घुमाओ छत में,
घुमाओ, खुरदरी सी संरचना दिखेगी आपको, महसूस होगी जीभ से खुरदरी संरचना। वो खुरदरी संरचना क्या है? कठोर तालु। ये कठोर तालु काम क्या करता है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी? ये कठोर तालु जो होता है ये काम करता है भोजन को मुख गुहा से बाहर फिसलने से रोकता है। भोजन मुंह से, मुख गुहा से बाहर नहीं चला जाए, इसको रोकता है। अब हमारे अंदर तो ये कम विकसित है, लेकिन मांसाहारी प्राणी जो होते हैं ना, मांसाहारी जंतु होते हैं, और मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होता है। क्यों? क्योंकि वो मांस खाते हैं, और मांस जो होता है वो लसलसा होता है, तो उसके बाहर फिसलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसलिए ये कठोर तालु मांसाहारी प्राणियों में ज़्यादा विकसित प्रकार का होता है। पीछे की तरफ अगर बात करें तो ये कौन सा तालु है? कोमल तालु है। अब देखो, जीभ को पहले आपने अगले दांतों के पीछे की ओर ऊपर की तरफ घुमाया, अब ऊपर की तरफ ही और पीछे ले जाओ जीभ को, तो सॉफ्ट लगेगा आपको, कोमल तालु। वो क्या चीज़ है? कोमल तालु। समझ के बात? तो कोमल तालु क्या करेगा? भोजन को पीछे की तरफ धकेलने का या फिसलाने का काम करेगा। ये चिकना होता है। दूसरी चीज़ और क्या है इस मुख गुहा में? एक तो मैंने क्या बता दिया, तालु। दूसरा इस मुख गुहा में देखो क्या क्या होता है। पहला है तालु, दूसरी क्या चीज़ है? जीभ है, जिह्वा। तो जीभ की बात करूं तो देखो, मैंने ये वाली जो संरचना बनाई है ना, ये क्या बनाई है? जीभ बनाई है। अब ये जीभ जो होती है नीचे की तरफ मैंने ये तंतु सा बनाया है, जिससे इसको मैंने ऐड कर दिया। तो ये जीभ जो होती है ये पेशीय संरचना है, मतलब पेशियों की बनी होती है। और इस पेशीय संरचना की अगर मैं बात करूं तो ये नीचे की तरफ क्या है? फ्रेनुलम नाम का व्रंत होता है। इस व्रंत को क्या नाम देते हैं? फ्रेनुलम। तो ये फ्रेनुलम नामक व्रंत की सहायता से जीभ जो होती है वो फर्श कहाँ होती है? नीचे। तो नीचे की तरफ जुड़ी होती है, किसकी सहायता से? फ्रेनुलम नामक व्रंत की सहायता से। समझ में आ गई बात? अगली मैं बात करूँ तो देखो और क्या है, ये पेशीय संरचना है जीभ, भोजन के साथ लार को मिलाने का काम करती है, स्वाद का ज्ञान कराती है। तो इसका जो बिल्कुल अग्रभाग है आगे का, ये तो मीठे का ज्ञान कराता है। किसका ज्ञान कराता है? मीठे का। तुमने देखा नहीं, मीठे को चखते हैं तो जीभ के अग्रभाग को टिका करके चखते हैं, तुरंत पता चल जाता है। और कड़वे का ज्ञान वाली कहाँ है? पीछे की तरफ, यहाँ पर पश्च भाग में होती हैं। देख लो, तुम खीरा चख के देखोगे या कोई भी कड़वी चीज़ खाओगे तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा, जब मुंह में हिल जाएगा वो कुछ भी खाना है, वो आप हिला लोगे, उसको मिला लोगे मुंह में, तब हाँ कड़वा है। नमकीन का ज्ञान कहाँ पर होता है? ये पार्श्व में, मतलब बगल में जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं, उभार होते हैं इसके ऊपर, जीभ के ऊपर। इन उभारों को कहते हैं पैपिला। क्या नाम देते हैं इसको? पैपिला नाम देते हैं। तो इस प्रकार से ये जीभ की संरचना होती है। समझ के बाद? तो अब इसके बाद ये तो हो गई जीभ। अब जीभ के बाद अगर बात करें तो मुख गुहा में एक तीसरी चीज और पाई जा रही है, और वो कौन है? दांत, टीथ। वो कौन सी चीज है? दांत हैं, टीथ हैं। तो ये दांत जो होते हैं ये ऊपरी और निचले दोनों जबड़े में पाए जाते हैं। ऊपर के जबड़े में और निचले जबड़े में, दोनों जबड़े में दांत पाए जाते हैं। तो मुख गुहा जो है वो घिरी हुई है किसके द्वारा? इन दांतों के द्वारा। समझ रहे बात? तो इन दांत की संरचना के बारे में, दांत के बारे में हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स ऑफ ऑल, थैंक यू।